अच्छा देखो, आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लारावेल का। ठीक है, लारावेल को इंस्टॉल किस तरह से करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और फिर उसका प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, देखो आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया था और कौन सी कमांड को यूज किया था वो कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, प्रोजेक्ट क्रिएट करने की एक कमांड होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लारावेल। लारावेल का कीवर्ड होता है, फिर न्यू होता है और फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम। हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था? फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और देखो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे लारावेल को इंस्टॉल करते हो कंपोजर के थ्रू। ठीक है, कंपोजर मैंने आपको बताया था जब हम डाउनलोड एंड इंस्टॉलिंग का हमने लेक्चर कवर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कंपोजर क्या होता है। तो देखो, जब भी आप अपना पहला प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है, लारावेल का पहला प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उससे पहले एक दफा आपको ये लारावेल इंस्टॉल लाजमी करना है। और लारावेल जो आप इंस्टॉल करोगे वो किसकी मदद से करोगे? कंपोजर की मदद से करोगे। ठीक है, तो जब लारावेल आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये वाला स्टेप लाजमी था जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। ठीक है, और ये जो हमारे पास क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट की कमांड है, इसको यूज करके हमने क्या किया था, ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसका नाम था फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। डायरेक्टरी किसे कहते हैं पहले तो ये समझो। डायरेक्टरी कहते हैं हम अपने फोल्डर्स को। ठीक है, जो भी हमारे फोल्डर होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, तो जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, लारावेल का जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से बहुत सारी डायरेक्टरीज आती है। ठीक है, मतलब पहले से बहुत सारे फोल्डर्स आते हैं। ठीक है, तो उनको डायरेक्टरीज कहा जाता है। तो उनका स्ट्रक्चर समझना लाजमी है कि भाई कौन कौन सी डायरेक्टरी है, उसका क्या काम है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे राइट एरो का बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो देखो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होंगी। देख रहे हो, ऐप हो गया, बूटस्ट्रैप, कन्फिग, डेटाबेस, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। तो अब इनको वन बाय वन समझते हैं कि इन डायरेक्टरीज का काम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इन डायरेक्टरीज को नहीं समझोगे आप इनके साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले सबसे पहले हमारी डायरेक्टरी आती है ऐप डायरेक्टरी। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे टॉप पे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर सबसे टॉप पे कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास? ऐप डायरेक्टरी। ठीक है, तो देखो ऐप डायरेक्टरी क्यों यूज करते हैं। देखो, ऐप डायरेक्टरी कंटेन्स द कोर कोड दैट रन्स द लारावेल एप्लीकेशन। इसका मतलब ऐप डायरेक्टरी के अंदर वो कोर कोड होता है जो आपकी लारावेल एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम में आता है। कोर कोड का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट कोड। ठीक है, मतलब लारावेल एप्लीकेशन को रन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कोड की जरूरत होती है वो सारा आपके पास कहाँ पे होता है? ऐप डायरेक्टरी के अंदर होता है। और ऐप डायरेक्टरी कौन सी? ये पहली वाली। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो, मोस्ट क्लासेस आर स्टोर्ड इन दिस डायरेक्टरी एंड इट्स सब डायरेक्टरीज। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास ज्यादातर क्लासेस हैं वो इसी ऐप डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती हैं या इसकी सब डायरेक्टरीज के अंदर मौजूद होती है। क्या? आपकी ज्यादातर क्लासेस। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐप को एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे देखो इसके अंदर मजीद आपको सब डायरेक्टरीज मिलेंगी। एक कंसोल हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एचटीटीपी हो गया, प्रोवाइडर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐप के अंदर ये जो कंसोल है इसके अंदर एक फाइल होती है kernel.php। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक CLI हमें मिलता है, ठीक है, टर्मिनल मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होती है इसके अंदर kernel.php जो कि हमें कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करने में मदद देती है। ठीक है, फिर इसके नीचे आप देखो एक्सेप्शन। भाई देखो एक्सेप्शंस किसे कहते हैं? एक्सेप्शन हमारे पास एक ऐसा एरर होता है जो जिसके अकर होने पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है।
ठीक है, तो एक्सेप्शन को हैंडल भी करना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक क्लास दी गई है, ठीक है, इस एक्सेप्शन डायरेक्टरी के अंदर क्लास दी गई है जिसका क्या नाम है, हैंडलर डॉट पीएचपी, ठीक है। तो इस हैंडलर डॉट पीएचपी को यूज करके हम अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक्सेप्शन आती है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लाजमी हमें करनी पड़ती है, तो वो हैंडलर डॉट पीएचपी फाइल की मदद से हम करेंगे। और ये बेसिकली क्या है, हैंडलर डॉट पीएचपी क्लास है, पीएचपी की एक क्लास है, ठीक है। तो इसको हम आगे जाके कवर करेंगे एक्सेप्शंस को। फिर देखो HTTP। अब देखो ये HTTP क्या है, ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो HTTP डायरेक्टरी के अंदर कुछ और डायरेक्टरीज हैं। देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज हैं, कंट्रोलर्स, मिडिलवेयर्स, ठीक है, और कर्नल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपको कंट्रोलर्स की एक डायरेक्टरी नजर आ रही है। आपको मैंने बताया था कि लारावेल के अंदर हम जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो MVC के ऊपर बेस होंगे। तो MVC के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोलर, ठीक है। इसका मतलब मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर बनाऊंगा वो इस कंट्रोलर्स की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर की पेरेंट क्लास है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कंट्रोलर क्लास है, ठीक है, जो कि एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुई हुई है, ठीक है। इसका मतलब मैं जितनी भी कंट्रोलर क्लासेस बनाऊंगा वो इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट होंगी, इस बेस क्लास से इनहेरिट होंगी, ठीक है। सही, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। मतलब समझाने का मकसद ये है कि HTTP के अंदर एक कंट्रोलर्स का फोल्डर होगा और इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स हम बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो सारे इस कंट्रोलर्स के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक मिडिलवेयर्स का फोल्डर होता है। ये मिडिलवेयर क्या होते हैं इसको आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स, ठीक है। अगर प्रोवाइडर्स को एक्सपैंड करो तो यहाँ पे देखो बहुत सारी सर्विसेज बनी हुई है, ठीक है। मतलब बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो देखो ये तो है आपका ऐप का डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब ये जो पहली डायरेक्टरी है ऐप, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एप्लीकेशन का वो कोड होता है जिससे आपकी एप्लीकेशन रन की जाती है, स्टार्ट की जाती है, और बहुत सारी क्लासेस इसी ऐप डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है। फिर आ जाओ बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो सेकंड डायरेक्टरी आपको नजर आएगी बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये बूटस्ट्रैप वो बूटस्ट्रैप नहीं है जो हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हमने एक फ्रेमवर्क पढ़ा था बूटस्ट्रैप का जिसके अंदर CSS की क्लासेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, कोड होता है। ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी है इसके अंदर क्या होता है, देखो includes the code that collates all files spread throughout the directories and run the application, ठीक है भाई। देखो बूटस्ट्रैप का मतलब, देखो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बूटिंग का, ठीक है। देखो जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो या लैपटॉप ऑन करते हो तो एक बूटिंग प्रोसेस से वो गुजरता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको बताया जा रहा होता है कि भाई HP कंपनी है, ठीक है। उसके बाद HP कंपनी के बाद उसका डेटा आपको दिखाया जाता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी है इसके अंदर समझ लो बूटिंग का काम होता है, आपकी एप्लीकेशन को बूट करने का काम होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कोड होता है वो पता है क्या काम करता है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उन सब के कोड को कोलेट करना है, मतलब मिलाना है, और फिर आपकी एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो इन सब को यूज करने के बाद हमारी एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी डायरेक्टरीज आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रही हैं, ठीक है, उनको मिला के आपकी एप्लीकेशन को रन करने का काम जितना भी होता है, जितना भी कोड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। मतलब बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कोड होता है वो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, उनको मिला के आपकी एप्लीकेशन को रन करती है, बूट करती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो
बूटस्ट्रैप की डायरेक्टरी को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो देखो इसके अंदर एक app.php की फाइल है, ठीक है, जो कि रन की जाती है कब, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जब वो बूट होती है, ठीक है। तो एक ये बात याद रखना। फिर देखो बूटस्ट्रैप के बाद अगला डायरेक्टरी है कॉन्फ़िग। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, इंक्लूड्स फाइल रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब यह है कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो सारी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, कौन सी फोल्डर के अंदर होती हैं, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि भाई देखो आपको पता है हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करते हैं, तो उन सब की कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर यूज होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जिस तरह हम डेटाबेस यूज करते हैं, हम ईमेल सेंड करने के लिए कंपोनेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, सेशन बनाने के लिए हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, तो उसकी जितनी भी फाइल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल सारी कहाँ पे मौजूद होती है, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो कॉन्फ़िग डायरेक्टरी को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो देखो app.php, auth.php, ब्रॉडकास्टिंग, कैशे, डेटाबेस, देख रहे हो। अगर मैं database.php के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और इसके अंदर जाऊं तो देखो यहाँ पे कुछ कोड है, डीबी कनेक्शन, देख रहे हो। लेकिन ये जो database.php की फाइल है, हम इसके अंदर डेटाबेस कनेक्शन का काम नहीं करते, ठीक है। हम काम करते हैं, एक फाइल होती है हमारे पास env फाइल, ठीक है। देखो मैं database.php को क्लोज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाओ तो देखो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी .env फाइल, मतलब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऐप नेम, ठीक है। ऐप नेम क्या है, लारावेल है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर देखो डेटाबेस कौन सा आप यूज कर रहे हो, उसका रूट क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, देख रहे हो। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इस env के अंदर होती है। इसका मतलब अगर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जितना भी काम करना है वो आप इस env फाइल के अंदर करते हो, ठीक है। मतलब वो आप इस फाइल के अंदर नहीं करते। देखो ये जो कॉन्फ़िग के अंदर ये जो database.php फाइल है, आप इसके अंदर चेंजिंग नहीं करते, आप env के अंदर काम करते हो। क्योंकि देखो ये जो कनेक्शन ले रहा है ये env फाइल से ही ले रहा है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। मतलब देखो बहुत सारी फाइल्स हैं, इसमें हैशिंग है, ठीक है। हैशिंग मतलब अगर हमें इंक्रिप्शन वगैरह का काम करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, तो इस फाइल को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर अगर मुझे ईमेल का काम करना है तो इस फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर सर्विसेज हैं तो इसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मतलब जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है वो आप इन फाइल्स में से किसी एक में काम करते हो। और ये सारी फाइल्स कहाँ पे स्टोर होती हैं, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है, इंक्लूड्स फाइल रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। जितने डिफरेंट कंपोनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है उन सारी फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है। फिर आ जाओ यहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है डेटाबेस डायरेक्टरी, ठीक है। सही, अगर आप यहाँ पे जाओ कॉन्फ़िग के नीचे आपको देखो यहाँ पे एक डेटाबेस की डायरेक्टरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटेन्स डेटाबेस माइग्रेशन सीड्स मॉडल फैक्ट्रीज एंड द SQLite database that will be used in subsequent sessions। भाई देखो डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर डेटाबेस माइग्रेशन होती है। अब जरा ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो हमारे पास हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाते हैं, तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, ठीक है, और टेबल्स के अंदर रोज होती है, कॉलम्स होते हैं। तो वो जो डेटाबेस का टेबल होता है उसको हमें अपनी लारावेल एप्लीकेशन के अंदर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वहां पे माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होता है। इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उससे रिलेटेड मेरी क्लासेस जनरेट हो जाए, ठीक है। मतलब PHP क्लासेस जनरेट हो जाए ताकि उन क्लासेस की मदद से मैं अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकूं। तो उसके लिए हमें माइग्रेशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। और वो माइग्रेशन कहाँ पे स्टोर होती है, डेटाबेस की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। तो देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ये जो हमारा डेटाबेस डायरेक्टरी है, देखो इसको मैंने एक्सपेंड किया तो इसके अंदर देखो फैक्ट्रीज माइग्रेशंस, मतलब मैंने बताया था माइग्रेशन सारी
इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। और देखो डिफॉल्ट पहले से कुछ माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो देखो डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर क्या स्टोर होता है, डेटाबेस माइग्रेशंस होते हैं, सीड्स होते हैं, और डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी आपके पास चीजें होती हैं वो इस डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, मतलब माइग्रेशन से रिलेटेड जितना भी कोड होता है वो इस डेटाबेस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको भी हम आने वाले अपने सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप आओ, यहाँ पे देखो हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है जिसको हम कहते हैं पब्लिक डायरेक्टरी, ठीक है। देखो इसके अंदर हमारे पास index.php वाली फाइल है, ठीक है। मतलब देखो जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूं, ठीक है, तो index.php वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और index.php वाली फाइल जब एग्जीक्यूट होती है तो वो हमें लारावेल का एक वेलकम पेज दिखाती है, ठीक है। भाई देखो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, मैंने ये जो लारावेल प्रोजेक्ट बनाया है, कौन सा प्रोजेक्ट, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, और मैंने क्या बताया कि index.php आपके पास एग्जीक्यूट होता है, और जब ये index.php का पेज एग्जीक्यूट होगा तो वो लारावेल का एक वेलकम पेज आपको दिखाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, देखो एप्लीकेशन रन करने के लिए सबसे पहले आपका वेब सर्वर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपना वेब सर्वर पहले से ऑन किया हुआ है, देखो ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम के ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये वेब सर्वर का पेज आ जाएगा, और लोकल होस्ट के बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप जैसे एंटर करोगे, देखो जैसे आप एंटर करोगे तो देखो जितनी भी डायरेक्टरीज आपको वो यहाँ पे शो कर रहा था, कहाँ पे, ये जो आपको विजुअल स्टूडियो कोड के लेफ्ट साइड में जितनी भी डायरेक्टरी शो कर रहा था, तो उसने आपको यहाँ पे वो सारी डायरेक्टरी शो कर दी। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो index.php है, जो हमारी फाइल एग्जीक्यूट होती है, वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं पब्लिक के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैं पब्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने पब्लिक के ऊपर रन किया, ठीक है, जैसे मैंने पब्लिक के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये लारावेल आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है वो जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो जब भी आपके पास ये लारावेल का ये वेलकम पेज आ जाए तो आप समझ जाओ कि आपका ये जो एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुल तरीके से बिल्ड हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो index.php की फाइल आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये कौन सी डायरेक्टरी में थी, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ये index.php वाली फाइल है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताऊं, देखो पब्लिक डायरेक्टरी में क्या कह रहा है, इंक्लूड फाइल्स दैट मस्ट बी एक्सपोज टू द इंटरनेट। इसका मतलब पब्लिक डायरेक्टरी में वो फाइल्स होती हैं जो आप इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज करते हो, ठीक है। इंटरनेट का मतलब कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करते हो तो जो फाइल्स एक्सपोज होनी चाहिए वो सारी फाइल्स कहाँ पे होती हैं, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर होती हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो थस द index.php फाइल, ठीक है। मतलब देखो मैंने आपको बताया था ये जो आपको लारावेल फाइल नजर आ रही है, ये जो लारावेल का पेज नजर आ रहा है, ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली आ रहा है index.php से, और index.php कहाँ पे होती है, पब्लिक डायरेक्टरी में। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द index.php फाइल कॉल्स द app.php फाइल इन द बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब देखो मैंने बूटस्ट्रैप डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फाइल दिखाई थी app.php, ठीक है। तो इस app.php को कॉल कौन करता है, इसको कॉल करती है हमारी index.php वाली फाइल। तो इससे होता क्या है, मतलब index.php जब app.php को कॉल करती है तो उससे होता क्या है, यहाँ पे देखो the index.php file calls the app.php file in the bootstrap directory, ठीक है। मतलब index.php फाइल app.php को कॉल करती है, और app.php कहाँ पे मौजूद होती है, bootstrap की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो जब इंडेक्स फाइल app.php को कॉल कर लेती है तो उससे होता क्या है, देखो टू स्टार्ट द एप्लीकेशन व्हेन एवर इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब जब जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो
तो index.php app.php फाइल को एग्जीक्यूट करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रन हो जाती है। ठीक है, मतलब जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो index.php फाइल को, तो वो app.php फाइल को एग्जीक्यूट करता है, और इससे क्या होता है, आपका जो होम पेज है, लारावेल का पेज है, वो आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, all HTML, CSS and images file are also stored in this directory। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी HTML फाइल है, CSS फाइल्स हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल होती है ना, जिसको हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो वो फाइल हम कहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं। और आपको याद होगा, हमने जब कोर PHP पढ़ी थी, तो इमेजेस अपलोड करने का काम हमने देखा था। ठीक है, तो इमेजेस का फोल्डर हम कहाँ पे बनाते थे, किसी भी डायरेक्टरी में बना देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज फाइल्स आपको कहाँ पे स्टोर करनी है, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, इसका मतलब पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आप एक फोल्डर बना लो, उसका नाम रख दो इमेजेस। ठीक है, और उसके अंदर सारी इमेजेस फाइल आप स्टोर करोगे। सेम इसी तरह पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आप एक फोल्डर बना लो, डायरेक्टरी बना लो CSS। तो उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी CSS फाइल्स हैं, वो सारी आप कहाँ पे स्टोर करोगे, इस CSS के फोल्डर में। और CSS का फोल्डर कहाँ पे स्टोर होगा, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, सही है, तो ये आपके पास कौन सी डायरेक्टरी थी, पब्लिक डायरेक्टरी। ठीक है, फिर देखो पब्लिक डायरेक्टरी के बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी आपके पास रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या होता है, यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज कहते किसे हैं, पहले तो इसको समझो भाई। वो चीजें जो हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, उनको कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, जिस तरह मुझे बूटस्ट्रैप यूज करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट की कुछ स्क्रिप्ट्स यूज करनी है, मुझे CSS यूज करना है, तो वो सारा डेटा मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, रिसोर्स फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज डायरेक्टरी इंक्लूड्स द व्यूज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा कंट्रोलर का फोल्डर होता है, वो कहाँ पे होता है, वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे व्यूज बनते हैं, वो कौन सी डायरेक्टरी में होते हैं, रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, includes the views that will be used to display the final web page as well as the uncompiled assets related to JavaScript and CSS। इसका मतलब रिसोर्सेज के अंदर एक तो आपके सारे व्यूज स्टोर होते हैं। ठीक है, अब चाहे इंडेक्स का व्यू हो, अबाउट अस हो, कॉन्टेक्ट अस हो, वो सारे व्यूज आप कहाँ बनाओगे, रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर बनाओगे। फिर इसके अलावा जितने भी आपके पास अनकंपाइल्ड एसेट्स हैं, अनकंपाइल्ड एसेट्स हम किसे कहते हैं, ये जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स होती हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल होती है, JS की फाइल होती है, jQuery की फाइल होती है। ठीक है, वो सारा डेटा, वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज डायरेक्टरी को अगर मैं एक्सपैंड करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो JS एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है JS, इसके अंदर सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स स्टोर होंगी। ठीक है, फिर एक लैंग का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, मतलब देखो पेजिनेशन से रिलेटेड कुछ डेटा है, वैलिडेशन, पासवर्ड से रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं, वो यहाँ पे स्टोर होंगी। ठीक है, तो मतलब देखो रिसोर्सेज के अंदर वो डेटा होता है जो हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जिस तरह मैंने बताया बूटस्ट्रैप का जितना भी डेटा है, CSS फाइल्स हो, JS फाइल्स हो, वो सारी आप रिसोर्सेज के अंदर स्टोर करवाते हो। फिर मैंने एक और चीज बताई कि रिसोर्सेज की डायरेक्टरी के अंदर व्यूज का फोल्डर भी होता है। देखो सबसे लास्ट में आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है व्यूज, ये व्यूज का फोल्डर कौन से फोल्डर में है, रिसोर्सेज के फोल्डर में। ठीक है, इसका मतलब आपके जितने भी व्यूज बनेंगे, वो सारे इस व्यूज के फोल्डर में बनेंगे। और ये व्यूज का फोल्डर कहाँ पे होता है, रिसोर्सेज के फोल्डर में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो देखो व्यूज को अगर मैं एक्सपेंड करूं, तो यहाँ पे देखो एक व्यू पहले से मौजूद है, और यहाँ पे देखो उस व्यू का नाम क्या है, वेलकम। ठीक है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। भाई देखो यहाँ पे ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है ना, ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये व्यू कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, index.php एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है ना लारावेल का, ये बेसिकली कौन सा व्यू है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब ये ब्लेड क्या होता है, ठीक है, आपको याद होगा हमने ASP.NET के अंदर रेजर साइंटेक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रेजर व्यू इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था।
सेम उसी तरह लारावेल के अंदर ब्लेड इंजन होता है, ठीक है, इसको हम आगे जाके मजीद देखेंगे। मतलब ब्लेड इंजन हम क्यों यूज करते हैं, व्यूज के लिए यूज करते हैं। मतलब व्यूज के अंदर जितना भी हमें पीएचपी का काम करना है, ठीक है, अपने व्यू जनरेट करने के लिए, यूजर इंटरफेस जनरेट करने के लिए जितना भी काम करना है, तो उसके लिए हम ब्लेड इंजन यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो व्यूज के फोल्डर के अंदर अभी एक ही व्यू है, वो कौन सा व्यू है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लारावेल वाला, ठीक है। और इसका नाम क्या है इस व्यू का, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसका मतलब आप जब भी व्यू बनाओगे ना, देखो हमारे व्यू का नाम सिर्फ वेलकम है, तो जब भी आप व्यू बनाओगे उसके बाद आपको ये एक्सटेंशन लगानी है। अब एक्सटेंशन के अंदर दो चीजें, कौन कौन सी, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन किया था तो मुझे कौन सा व्यू नजर आया था, ये वाला वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो इसका मतलब आप जब भी अपनी कोई भी व्यू बनाओगे तो पहले आप व्यू का नाम रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने व्यू का नाम रखा एबीसी, तो उस एबीसी के बाद डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि व्यूज हमारे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर होते हैं, ठीक है, सही है। और जितने भी बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं, जितनी भी अनकंपाइल्ड सीएसएस होती है, जेएस होती है, वो सारी आपकी रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में होते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, तो देखो रिसोर्सेज डायरेक्टरी के बाद हमारे पास एक और डायरेक्टरी होती है जिसको हम कहते हैं रूट्स डायरेक्टरी, या कुछ लोग इसको राउट्स भी पढ़ते हैं, रूट्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो रूट्स डायरेक्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मतलब देखो रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। और मतलब समझ लो ये जितने भी रास्ते हैं, ठीक है, जिस तरह मैं अगर अपने यूआरएल पे टाइप करता हूं कि भाई मुझे इंडेक्स का पेज एक्सेस करना है, ठीक है, तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने ब्राउजर से तो वो मुझे बिल्कुल सही पेज कैसे लाके दे देता है, ठीक है। तो वो काम होता है राउटिंग की मदद से। इसका मतलब जितने भी रूट्स हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कौन सी डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं रूट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा समझाऊं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नोटिस करो कि जब मैंने पब्लिक के बाद ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया था, ठीक है, तो जैसे ही मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंटर किया था तो क्या हुआ था, हमें ये लारावेल का पेज डिस्प्ले हो गया था, ठीक है। इसका मतलब हमारी लारावेल एप्लीकेशन को पता है कि अगर यहाँ पे मैं ये फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा तो जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश अपने यूआरएल में डाल के एंटर करूंगा तो ये वाला पेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये जो राउट है, ये जो रूट है, ये जो रास्ता है, वो डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो रिसोर्सेज के नीचे आपको एक फोल्डर मिलेगा, एक डायरेक्टरी मिलेगी जिसका नाम होता है रूट्स, ठीक है। तो अगर इसको आप एक्सपेंड करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे रूट्स हैं, ठीक है, एपीआई से रिलेटेड, चैनल कंसोल से रिलेटेड, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे वेब डॉट पीएचपी। मतलब हमारी एप्लीकेशन के जितने भी रूट्स हैं वो कहाँ पे डिफाइन होते हैं, वेब डॉट पीएचपी में, ठीक है। भाई देखो आप अपने यूआरएल में लिखते हो ना इंडेक्स, तो जैसे आप इंडेक्स लिखते हो तो इंडेक्स का पेज आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है, वो इसलिए डिस्प्ले हो जाता है क्योंकि बैक एंड पे राउट्स काम कर रही होती है, ठीक है। रूट राउटिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। देखो मैं वेब डॉट पीएचपी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और आप थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे देखो एक रूट बना हुआ है। अब इस रूट के ऊपर जरा आप फोकस करो, इस राउट के ऊपर फोकस करो। ये कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज कर रहा है, गेट। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे हैं, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, बहुत सारे हमारे पास एचटीटीपी के मेथड्स हैं। हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं गेट की। तो देखो जब मैंने यूआरएल में ये फॉरवर्ड स्लैश डाला था तो हमें कौन सा व्यू रेंडर हो गया था, कौन सा व्यू डिस्प्ले हो गया था, वेलकम वाला व्यू रिटर्न हो गया था। और ये वेलकम वाला व्यू कहाँ पे मौजूद है, मैंने आपको बताया था आपके जितने भी व्यूज होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर में, और रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज का फोल्डर है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो वेलकम, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई यूआरएल पे ये डालता है फॉरवर्ड स्लैश, तो आप कौन सा व्यू उसको रिटर्न करके दे दो, वेलकम वाला व्यू। और वेलकम वाला व्यू कहाँ पे मौजूद है, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के फोल्डर के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे अपने यूआरएल में ये फॉरवर्ड स्लैश लिखा था तो ये जो पेज है ये कौन सा है, वेलकम, और इसका पूरा नाम क्या था,
इसका पूरा नाम था welcome.blade.php, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट डिफाइन हुआ है। रूट मतलब कि भाई अगर यूआरएल पे कोई फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेगा तो ये वाला व्यू डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये रूट पहले से डिफाइन है, तभी यहाँ पे उसको पता है कि अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश टाइप करूंगा तो वेलकम वाला व्यू डिस्प्ले होगा, ठीक है। मतलब वेलकम वाला व्यू गेट होगा, तभी उसके लिए गेट मेथड यूज किया गया कि ये जितने भी रूट्स होते हैं, ठीक है, ये जितने भी रूट्स होते हैं वो आपके पास कहाँ पे डिफाइन होते हैं, इस रूट्स डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है web.php, ठीक है। तो इसके अंदर सारे रूट्स आपके पास क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास ये काम है, मतलब रूट डायरेक्टरी क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स द रूट डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशन दैट विल मैच द रिक्वेस्ट विद इट रिस्पॉन्स। क्योंकि देखो जब भी आप यूआरएल पे कुछ लिखते हो ना तो वो रूट चेक करता है कि भाई रास्ता क्या है, ठीक है। मतलब जैसे आपने फॉरवर्ड स्लैश लिखा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा web.php के अंदर, मतलब रूट्स डायरेक्टरी के अंदर web.php में जाएगा और देखेगा कि भाई यहाँ पे कोई रास्ता बताया हुआ है। यहाँ पे रास्ता क्या बताया हुआ है कि अगर वो फॉरवर्ड स्लैश टाइप करता है तो उसको कहाँ पे ले जाओ, वेलकम के व्यू पे ले जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है रूट का, और ये जितने भी रूट्स होते हैं वो रूट्स डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास ये जो रूट्स की डायरेक्टरी है, इसके बाद एक और डायरेक्टरी आती है स्टोरेज डायरेक्टरी। अब देखो ये स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे पढ़ो, includes data generated by the Laravel framework for storage and cache। इसका मतलब Laravel जितना भी डेटा जनरेट करता है, कौन सा डेटा, जिसके अंदर वो कैशे का डेटा स्टोर करता है या स्टोरेज से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है जो Laravel खुद जनरेट करता है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करने के लिए, उसको कैश करने के लिए, वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। फिर आ जाओ टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। मतलब स्टोरेज के नीचे यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी टेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होता है, देखो कंटेन्स द टेस्ट स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग। इसका मतलब इसके अंदर टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ कोड होता है, टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनको यूज करके हम ऑटोमेटिक तरीके से अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। मतलब समझ जाओ जितनी भी टेस्ट स्पेसिफिकेशंस हैं जो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इस टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आ जाओ टेस्ट के बाद सबसे लास्ट में है वेंडर, ठीक है। वेंडर क्या होता है, देखो contains information on third party dependencies imported by the composer dependency manager। भाई देखो मैंने आपको बताया था मेरी Laravel एप्लीकेशन को जो जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज की जरूरत है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत है, वो सारा कौन मैनेज करके देता है, कंपोजर मैनेज करके देता है। तो इसका मतलब अगर मैंने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो वेंडर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक काम करना है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड मेरे पास कोई डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है, तो कंपोजर के थ्रू मैं थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस वेंडर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, जो कि कहाँ आती है, टेस्ट के बाद आती है, ठीक है बेटा। तो देखो ये आपके पास कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप लारावेल के साथ कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कंट्रोलर्स कहाँ बनेंगे, व्यूज कहाँ बनेंगे, बूटस्ट्रैप की फाइल्स कहाँ पे स्टोर होंगी, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से करनी है। तो इसलिए इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक?